मोटिवेटेड और स्किल्ड ट्रेनर, कोच और काउंसलर के तौर पर अपनी खास और अलग पहचान बना चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, मेंटर एकेडमी, सीए इंस्टीट्यूट लखनऊ चैप्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी आदि बहुत से ख्याति प्राप्त ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स वर्कशॉप आदि क्षेत्रों में एक्सपर्ट मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में सर्टिफाइड न्यूरो सेमेंटिक्स कोच भी रह चुकी हैं। ट्रेनिंग डिजाइन में सर्टिफाइड और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में पीजी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी टीम बिल्डिंग, लीडरशिप और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी दक्षता रखती हैं। मिसेस नीतिका बासु आहूजा जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतिका बासु आहूजा है और आज हम चर्चा करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहूँगी किसी भी एक सुबह जब आपको लगता है कि हम अपनी मेल चेक करते हैं, जब आप अपना मेल बॉक्स ओपन करते हैं ईमेल, तो आपको कई सारी ऑफिशियल मेल्स दिखती हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी मेल्स भी होती हैं जो ऑफिशियल तो नहीं होती हैं, लेकिन उन पर आपका ध्यान एक बार को ज़रूर जाता है। जी हाँ, ये वही मेल है जो मार्केटिंग के पर्पस से आपको भेजी जाती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, आप उन मेल्स को क्लिक करते हैं, उनके थ्रू आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और कई बारी सामान भी खरीदते हैं। तो ये एक और तरीका होता है मार्केटिंग का, जिसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है और इसका आप भरपूर लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कि ईमेल मार्केटिंग है क्या। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप मेल बॉक्स ओपन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी मेल्स आती हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज के बारे में। इसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का और साथ ही साथ आपके जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर सर्विसेज हैं उसको प्रमोट करने का। और जो इसकी सबसे ज़रूरी और अच्छी बात है वो ये कि ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसे नहीं खर्च होते हैं। तो घर बैठे आप हज़ारों लाखों कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं और समय की भी बचत कर सकते हैं और पैसों की भी बचत हो सकती है। इसीलिए ईमेल मार्केटिंग आप देखेंगे आज की तारीख में बहुत लोकप्रिय है। हम सब के मेल बॉक्स में इतनी ईमेल्स आती हैं जो मार्केटिंग के पर्पस से होती हैं। कुछ डेफिनेटली हमारे काम की होती है और हम उसके थ्रू उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आइए समझते हैं कि हमें ईमेल मार्केटिंग करनी कैसे चाहिए। तो आइए समझते हैं कि ईमेल मार्केटिंग हमें करनी कैसे है, क्योंकि जब आप सही प्लेटफॉर्म चुनेंगे तभी आपकी मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप अगर चाहें कि आपका नॉर्मल ईमेल अकाउंट जो है उसके थ्रू आप बल्क मैसेजेस भेज दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके थ्रू आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेल्स ही भेज सकते हैं। तो अगर आपको बल्क ईमेल भेजनी है तो आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा, जो जैसे कि मेलचिम्प, मैं रंग बदलती हूँ ताकि आपको और भी अच्छा दिखे। मेलचिम्प, कांस्टेंट कांटेक्ट एंड ए वेबस्टर, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको और भी ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म को आप चुनिए। ध्यान रखिए ये आपके बजट और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से होने चाहिए। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सूट करता है। जो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपके बजट के हिसाब से हो और जिस तरीके से आप मेल्स भेजना चाहते हैं उसके हिसाब से हो, उसे आप नेट पर सर्च कीजिए और उसका चुनाव करिए। जैसे कि आप यहाँ हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं,
कुछ और स्पॉन्सर्ड भी आपको दिखेंगे, लेकिन मेलचिम्प जो है वो खासा लोकप्रिय और बहुत ही सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू बल्क मैसेजेस लोग भेजना प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे रिजल्ट्स गूगल करने पर आए हैं। तो आप गूगल करिए और आप देखिए कि आपके बजट में या आप जिस तरीके की मेल्स भेजना चाहते हैं उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म फिट होता है, और उसके बाद आप उसका चुनाव कर सकते हैं, उस पर रजिस्टर कर सकते हैं। आइए इसके बाद के प्रोसेस को समझते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए। जब आप ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चुन लेते हैं, तब जाहिर सी बात है कि आपको किन लोगों को ये मेलर्स भेजने हैं उनकी एक लिस्ट बनानी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि ये लिस्ट का डेटाबेस हमारे पास कहाँ से आएगा। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका, और इसका जवाब है कि आपको ईमेल एड्रेसेस जो हैं, सॉरी ये फिर से पीला हो गया, मैं लाल कर देती हूँ, आपको कुछ कलेक्ट करने होंगे। कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? आपके पास जो विजिटर्स आते हैं, जो आपके अपने कस्टमर्स हैं या जो आपके पास आते हैं, वो हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके ईमेल्स भी आप देख सकते हैं। और जब आप सोशल मीडिया के थ्रू जो आपके पास लीड्स आती हैं या जो आपसे बातचीत करते हैं, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लीड मैग्नेट्स यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपको आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हिसाब से डेटाबेस भी प्रोवाइड करती हैं। ऑफ कोर्स उसके वो कुछ प्राइस भी लेती हैं, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको ना अफोर्ड कर सकें। तो आप उन लीड मैग्नेट्स के थ्रू भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और इन सभी प्रकारों से आप ईमेल मार्केटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआती दौर पे अच्छा होगा कि आपके पास जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, आप उनके थ्रू शुरू करें, और धीरे धीरे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हिस्सा बनिए और उनसे आप डेटाबेस लेकर अपना काम करना शुरू करिए। जितने लोग आपसे मिलते हैं उनके ईमेल्स को रजिस्टर करवाते चलिए, ताकि आपको मार्केटिंग के समय हमेशा ही आपका डेटाबेस तैयार हो। तो जब आप इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसा आपका कॉलम दिखने लगता है। जितने भी लोग होते हैं वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो ऐसे डिस्प्लेड होते हैं, और फिर आपको जिन्हें भी ईमेल भेजनी हो उनको आप यहाँ पर टिक करते हैं, और आपका जो भी मैटर है वो अटैच करते हैं, और आप इकट्ठा सबको एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों को मेल भेज देते हैं। यानी कि आपको बार बार लगातार एक एक व्यक्ति को मेल भेजने की आवश्यकता नहीं होती जब हम ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकते हैं 100, 150, 200 लोगों की, और उसके थ्रू आप एक बार में इकट्ठा ढेर सारी मेल्स भेज सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है, और उसी लगने वाले समय में आपका जो अवेयरनेस है, आपकी जो रीच है, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाती है। तो इसीलिए शायद ईमेल मार्केटिंग जो है आजकल एक पॉपुलर तरीका है सोशल मीडिया के अलावा। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लेकिन उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं, जिसकी ऑफ कोर्स अवेयरनेस आपको और मुझको दोनों को है, क्योंकि हम सभी के मेल बॉक्स जो हैं ऑफिशियल मेल से कम और ईमेल मार्केटिंग के मेल से ज़्यादा भरे होते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा कैंपेन जो है वो कैसा होना चाहिए। तो हमने अगर लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, तो इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को क्या भेजना चाहते हैं, किस प्रकार का कंटेंट हम उनको भेजना चाहते हैं, किस प्रकार का कैंपेन हम उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखा है कि क्रिएट ईमेल कंटेंट कैंपेन अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अभी क्या है, कई बारी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है
वो हो सकता है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, हो सकता है आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ जानकारी देनी है, या फिर आपका जो कंटेंट है उसमें आपको लोगों को सब्सक्राइब कराना है ताकि जितनी सब लोग सब्सक्राइब करते जाएं उतना आपका डेटाबेस बढ़ता जाए और उतनी लोगों तक आपकी रीच पहुंचती जाए। या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ अटेंशन देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं लोगों का, या फिर क्लियर कॉल टू एक्शन भी हो सकता है, जैसे कि बाय नाउ और कॉन्टैक्ट अस या रजिस्टर नाउ या जैसे भी। तो किसी भी पर्पस का आपका एक कैंपेन बनता है। ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे तो हमारा कैंपेन जो है वो राइट ऑडियंस तक जाएगा और साथ ही साथ राइट कॉर्ड्स को टच करेगा। आइए समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा सा डिटेल में, ताकि जब आप अपना कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका मैसेज किस प्रकार से जाए। मान लेते हैं कि आपका क्राफ्ट कंटेंट जो है वो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो ईमेल्स आप भेजते हैं उस पर सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको लगातार न्यूज़लेटर जाता रहे। तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात है तो हमारा कैंपेन जो है वो इतना कैची होना चाहिए, यानी कि हमारे न्यूज़लेटर में कुछ ऐसी बातें हमेशा नहीं होनी चाहिए ताकि व्यक्ति को लगे कि ईमेल डाल के इनके जो हमेशा नए नए ऑफर्स आते रहते हैं उनकी जानकारी हम ले सके। तो सबसे पहला हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। दूसरा हो सकता है कि हम सिर्फ समय समय पर अटेंशन लेना चाहते हो कि हम भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। तो जब हमारा अटेंशन पर्पस हो तो हमारा कैंपेन अलग तरीके का बनेगा, ठीक है। और हो सकता है कि हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही उसमें एक एक्टिव बटन रखें जिसको हम कॉल टू एक्शन कहते हैं, जैसे कि बाय नाउ, कॉन्टैक्ट अस, कॉल अस नाउ। तो ये एक्टिव बटन रखने से क्या होता है कि जैसे ही मेल इंसान पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, उसमें कॉल टू एक्शन होने से उसको आपके वेबसाइट पर अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉल टू एक्शन के माध्यम से ही जो भी आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, उस बटन को क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंच जाती है। तो कैंपेन क्या है, कैसा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि किस पर्पस से हम ये ईमेल भेज रहे हैं, मेलर्स भेज रहे हैं, इसकी क्लैरिटी रखने से हमारा जो मेल का कंटेंट है वो एब्सोल्युटली राइट होता है और लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि वो हमसे जुड़े, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदें या हमारे सर्विसेज का इस्तेमाल करें। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे ये क्रिएट एन ईमेल कैंपेन जैसा आता है और वहाँ पे दो चॉइसेस है, रेगुलर, AB टेस्ट। तो इसमें आपका है कीप सब्सक्राइबर एंगेज्ड बाय शेयरिंग योर लेटेस्ट न्यूज़, प्रमोटिंग योर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स और अनाउंसिंग एन अपकमिंग इवेंट। इसमें से आप यहाँ पर कोई भी एक नाम दे सकते हैं, जैसे हो सकता है आपने लिखा क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है। क्रिएटिंग अवेयरनेस लिख के आपने यहाँ पर कंटेंट को क्लिक कर दिया, क्रिएट कैंपेन। अब जो आपका ड्राफ्ट बनेगा, जो भी आप लिखेंगे या जो भी आप पिक्चर्स यूज़ करेंगे, वो सिर्फ अवेयरनेस के व्यू पॉइंट से बनेगी, उसमें हमें आगे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कैंपेन का नाम है अट्रैक्ट बायर्स, तो यहाँ पर आप अट्रैक्ट बायर्स करेंगे और उसका कंटेंट ऐसा होगा कि लोग आएँ और आपकी वेबसाइट से सामान खरीदें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका कैंपेन बनेगा और इसी प्रकार से ईमेल जो है आपके ग्राहकों तक पहुंचेगा और उनको आपके पास ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम इंगेज करने के लिए कंटेंट कैसा बनाएं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आप इमेजिन करके देखिए कि आपने कोई ईमेल ओपन किया
और उसमें जो कुछ भी लिखा हो ना वो आपको पढ़ने में आया एंड यानी कि आपको समझ में नहीं आया, और ना ही वो आपको इतना अट्रैक्टिव लगा कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके उन सामानों को देखना पसंद करें या लेना पसंद करें। तो ऐसे में जो भी ईमेल आपके पास आया है वो एब्सोल्युटली वेस्ट हो गया। सिमिलरली अगर आपने अपना टारगेट ऑडियंस ही ठीक से नहीं चुना तो फिर से यही दिक्कत हो सकती है कि मेल जिसके पास पहुंचा है उसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको कंटेंट भी अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो कई बारी मेल्स जो है वो लोगों को ज़रूरत ना हो लेकिन कंटेंट ऐसा हो कि वो उनकी ज़रूरत को बना दे, या तो राइट लोगों तक जाए, और अगर नहीं जा रहा है तो भी मेल में ऐसी बात होनी चाहिए कि वो लोगों में उस प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड क्रिएट कर दे। इसे कहते हैं अपने कस्टमर्स को इंगेज करना। तो हमारा जो कैंपेन है वो हमेशा ऐसा बने जिससे कि हमारा ग्राहक जो है वो इंगेज हो, यानी कि वो एक बार आपकी वेबसाइट पर ज़रूर आए, ज़रूर देखे, आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को देखे समझे, और उसके बाद ऑफ कोर्स अगर उस समय उसको ज़रूरत है तो वो लेगा ही, और नहीं ज़रूरत है तो भी वो दोबारा आना चाहेगा क्योंकि आपका कैंपेन इतना इंगेजिंग है। तो आइए समझते हैं कि ये इंगेजिंग कैंपेन हमें किस तरीके से बनाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो हम बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं वो ये कि आपका जो इंगेजिंग कैंपेन है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की, जिससे आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें, यानी कि लोग उत्सुक हों कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, और उसके बारे में जानने की इच्छा रखें। और जो पोटेंशियल बायर्स हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, यानी कि जो खरीद सकते हैं लोग, टारगेट ऑडियंसेस जो हैं, वो आए आपके पास और उसको देखें। तो अगर इसे ही हम क्रिएटिंग इंगेजिंग कंटेंट कहते हैं, तो हमें किस तरीके से इस कंटेंट को क्रिएट करना है, आई जैसे यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखा, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो इससे थोड़ा सा जिसको कहते हैं इसका एक्सटेंशन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे लिखा है, थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन म्यांमार, नाउ यू आर वन स्टेप मेकिंग योर ड्रीम बिजनेस इनटू अ ब्रांड। सो मे बी ये कंपनी जो है वो ब्रांड स्टैब्लिश करती है। At Myanmar, we provide cost-effective, budget-friendly digital services to all kinds of businesses. तो जैसे ही इन्होंने all kinds of businesses यहाँ पे मेंशन किया, जाहिर सी बात है कि हर वो व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है उसको लगेगा कि अगर all kinds है तो हमारे लिए भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन है, और क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव लिखा है इसका मतलब हमारे लिए वो बजट फ्रेंडली भी हो सकता है। फिर बटन फॉर गूगल फॉर्म, नेम बिजनेस रिक्वायरमेंट, यानी कि ये आपका कॉल बटन हो गया, और यहाँ से ही वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। एंड वंस वी नो ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन, वी विल बी विथ यू आवर सोल्यूशन बेस्ड प्रपोजल। तो कितनी सिंपल भाषा में इन्होंने ग्राहकों को इनवाइट किया है कि हम एक कंपनी है जो ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं, और उनकी सारी डिटेल्स का फॉर्म भरवाया है और बोला कि इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही हम आपको एक प्रपोजल भेज देंगे। म्यांमार सर्विसेज विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्रेजेंस बिजनेस। ओके, तो अभी क्या है, हर व्यक्ति जो व्यवसाय कर रहा है वो चाहेगा कि उसकी जो मार्केट में प्रेजेंस हो या जो उसकी ब्रांड इमेज हो वो अच्छे से स्टैब्लिश हो। तो उन्हें लगेगा कि एक बार ही तो ट्राई करते ही हैं, चाहे 1 मंथ ही ट्राई करते हैं, लेकिन एक शॉट देना बनता है। तो इस तरीके से जब आपका कंटेंट कैची हो और हर वर्ग के लोगों के लिए उसमें कुछ हो, उनके हर एक के लिए उसमें एक छोटी सी बात हो, तो ये मेल जैसे ही किसी के पास जाएगी वो ज़रूर आपको ट्राई करने की कोशिश करेगा। डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि आजकल बहुत ही प्रचलित है तो इसीलिए हमने ये सैम्पल उठाया है, लेकिन हो सकता है आपका प्रोडक्ट्स ब्यूटी रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, या आपकी सर्विसेज ब्यूटी हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर नॉर्मल डे टू डे काम आने वाला कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि आपका प्रोडक्ट
जिस टारगेट ऑडियंस के लिए है और वो जिस काम के लिए बनाया गया है, उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक ज़रूर से पहुंचाए और वहीं से नीड क्रिएट करें। उसकी जो भाषा है, उसका जो कंटेंट है, उसको ऐसा क्रिएट करें जिससे कि लोगों को लगे कि हमें ये प्रोडक्ट ज़रूर एक बारी ट्राई करना है, नहीं तो जीवन में शायद कुछ रह जाएगा या छूट जाएगा। तो जब आप अपनी भाषा इस प्रकार की बनाते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग में, तो हर व्यक्ति एक बारी आपके वेबसाइट पर आता है, आपके प्रोडक्ट्स देखता है, कॉल बटन में अगर कॉल ना हो तो वो आपको फ़ोन करता है और प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी आपसे लेना ज़रूरी समझता है। तो अगर हमने कैंपेन का जो कंटेंट है वो सही बनाया है, इंगेजिंग बनाया है, तो हमारे बल्क मैसेजेस में हमारे पास बहुत सारी लीड जनरेट होती हैं और फिर उनको कैसे कन्वर्ट करना है ये आप भली भांति जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें अब जब कंटेंट हमारा इंगेजिंग हो गया तो हमें अपने ईमेल को डिज़ाइन कैसे करना है। डिज़ाइन ऐसे करना होता है क्योंकि कुछ लोग आपका जो मेल है वो फ़ोन पे देखते हैं, कुछ लोग आपकी मेल जो है वो लैपटॉप पे देखते हैं। तो आपका जो ईमेल है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अब आप पूछेंगे मोबाइल फ्रेंडली क्यों हमने स्पेशली लिखा है? क्योंकि बहुत सारी जनता जो पॉपुलेशन है वो अब मोबाइल के थ्रू ही कनेक्टेड रहती है इंटरनेट से। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ऑफिस जाके लैपटॉप ओपन करके अपनी मेल्स चेक करते हैं, क्योंकि सभी के पास मोबाइल्स हैं। इसीलिए मोबाइल पे ईमेल चेक करना लोगों के लिए बहुत आसान होता है। तो ये समझने की कोशिश करिएगा कि मोबाइल पर जो ईमेल की डिज़ाइन आती है वो अलग होती है और जो आप लैपटॉप पे देखते हैं उसकी डिज़ाइनिंग अलग होती है। कंटेंट बिल्कुल ही उसकी डिज़ाइनिंग फ़र्क हो जाती है। इसीलिए अगर हम मोबाइल फ्रेंडली जो है ईमेल डिज़ाइन करें with formatted text and design and ensure it includes a call to action, तो हमारा जो डिज़ाइन है उसकी उसकी वजह से हमारे ईमेल की रीच बहुत दूर तक जाएगी। कॉल टू एक्शन यानी कि कॉल नाउ, रजिस्टर नाउ, बाय नाउ, इस तरीके की जो बातें हैं वो लिखी होनी चाहिए मोबाइल ऐप में भी, तभी जो है आपका जो ईमेल डिज़ाइन है वो इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो जो मैं बताना चाहती हूँ वो नटशेल में बस यही है कि आपकी डिज़ाइनिंग ईमेल की जो है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, कि अगर कोई मोबाइल में देखे तो उसको पूरा ईमेल दिखे, उसमें कॉल टू एक्शन, जो आपने पिक्चर्स लगाई हैं, जो आपने कंटेंट्स लगाए हैं, वो पूरा मोबाइल के हिसाब से उसकी सेटिंग हो और लोगों को मोबाइल से ही आसानी से दिख जाए, उसकी डिज़ाइनिंग सही हो। और साथ ही साथ ये इंश्योर करना है कि उसमें कॉल टू एक्शन ज़रूर हो। तो अगर हम इन छोटी बातों का ध्यान रखेंगे अपनी ईमेल को डिज़ाइन करते समय, तो जाहिर सी बात है कि हर वो व्यक्ति जो मोबाइल खोल के ईमेल चेक कर रहा है वो इस ईमेल को पढ़ सकेगा, देख सकेगा, उसके कंटेंट को विद इन द स्क्रीन वो देख सकेगा और इससे आपकी रीच और बढ़ेगी। लोग आपकी वेबसाइट पर और भी ज़्यादा आएंगे और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को देखना चाहेंगे, परखना चाहेंगे और ख़रीदना भी चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब हमने डिज़ाइन भी कर लिया है तो उसके बाद जो स्टेप है उसको कहते हैं टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज़। यानी कि हमने ईमेल ड्राफ्ट तो कर लिया, उसको डिज़ाइन भी कर लिया, लेकिन बिना टेस्टिंग के हमको सीधे ही मेल नहीं भेज देनी चाहिए। ज़रूरी है कि हम टेस्ट करें और उसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज़ जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो ईमेल को मैक्सिमाइज़ करने के लिए होते हैं। क्या मैक्सिमाइज़ करते हैं? उसकी इफ़ेक्टिवनेस एंड analyzes emails using various tools to identify areas for improvement। जैसे कि हम किसी भी जो टेस्ट छोटा शब्द है, कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग तो करते ही हैं कि वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना यूज़फुल है, कितना हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या अगर वो जो हमने चाहा है उस लेवल तक नहीं बना है तो हम उसमें क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। बेसिकली
ईमेल डिज़ाइनिंग का भी यही पर्पस है। जब हम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हम उसको टेस्ट करते हैं कि वो पेज जो है, जो हम ड्राफ्ट कर चुके हैं, वो कितना इफ़ेक्टिव है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत हो तो हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे में हम टेस्ट करते हैं, अपने किसी नोन को या विद इन द कंपनी हम किसी को भेजते हैं, और उसके थ्रू हमें प्रीव्यू मेल में दिख जाता है कि हमारे मेल का फॉर्मेट कैसा है, वो स्क्रीन में पूरा फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उसका कॉल बटन जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो टेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी है डिज़ाइनिंग के बाद। तो जब आप टेस्ट कर लेते हैं तो आपका जो बेसिक काम है वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है, और उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना होता है, दैट इज़ सेटअप ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन जो है वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हमारी समय की बचत होती है, और हमारा ईमेल जो है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है। इसीलिए ऑटोमेशन सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये सिंप्लीफाई कर देता है आपके ईमेल्स, एंड आपके जो लीड्स हैं उनको नर्चर करता है। थोड़ा समझिएगा कि जब हम ऑटोमेशन में सेट करते हैं तो हमारी बल्क मेल चली जाती है। बल्क मेल जाने के बाद आपके लिए ईमेल्स को फॉलो अप करना आसान हो जाता है। जो लीड्स आपको वापस कांटेक्ट करते हैं, आप उनको फर्दर नर्चर कर सकते हैं, यानी कि उनको आप अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में और भी ढेर सारी जानकारी देकर उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता। ऑटोमेशन सेटअप करते ही टाइम की बचत होती है और बहुत सारे लोगों तक आपकी रीच बढ़ जाती है। जैसा कि आप इस तरफ भी देख सकते हैं, डू मोर विद यूजिंग ऑटोमेशन, ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो क्रिएट योर फर्स्ट वर्क फ्लो, और कुछ इस तरीके के चार्टिंग से आपकी ऑटोमेशन हो जाती है। आप जो कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे क्वेश्चंस पूछता रहेगा, और आपको सिर्फ यस करने की ज़रूरत है, थोड़ी सेटिंग करने की ज़रूरत है, और ये अपने आप वहाँ पर उस वेबसाइट के माध्यम से आपका ये काम हो जाएगा। अब जब आपने ऑटोमेशन सेटअप कर लिया, आपका कैंपेन अब चालू हो चुका है, लेकिन हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि समय समय पर अवलोकन करने की ज़रूरत है कि हमारा कैंपेन चल कैसे रहा है। क्योंकि याद करिए, मैंने आपको कहा कि कैंपेन जो है वो किसी पर्पस के लिए होता है, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए होता है। या तो हम अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, या हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, या हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोग हमारी जानकारी को यूज़ करके हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ख़रीदें। तो जब हमारा कैंपेन लॉन्च करने का एक पर्पस है, तो बहुत जाहिर सी बात है कि हमें समय समय पर ये चेक भी करते रहना चाहिए कि हमने जिस कार्य के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया था वो चल कैसा रहा है। तो मॉनिटर कैंपेन टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस, यानी कि अपने कैंपेन को आप देखिए, समझिए कि कैसे आपकी जो मेल आपने भेजी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो आपकी ऑब्जेक्टिव को मैच कर रही है कि नहीं, आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए समय समय पर देखिए। दिस एनालिसिस कैन हेल्प अस एडजस्ट द कैंपेन एंड इंश्योर दे आर इफेक्टिव। देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं। जब आप समय समय पर मॉनिटरिंग करेंगे तो आप, अगर तो कैंपेन आपके पर्पस को नहीं मीट आउट कर रहा है तो आप कैंपेन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप उसके कंटेंट को बदल सकते हैं, उसमें क्रिएटिव बदल सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप मॉनिटर करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि आपका कैंपेन कितना इफ़ेक्टिव है, वो आपके वेबसाइट पे कितने लोगों को लेके आ रहा है, आपकी सेल कितनी बढ़ रही है, या आपकी मार्केटिंग से कितने लीड्स जनरेट हो रहे हैं। ये दोनों ही बातें तभी हो सकती हैं जब आप अपने कैंपेन को मॉनिटर करें। तो मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। फॉलो बेस्ट ईमेल प्रैक्टिसेस, यानी कि जब आप इतनी सारी चीज़ें करने लगेंगे तो आप बेसिकली एक अच्छी ईमेल मार्केटिंग जिसको हम कहते हैं उसकी प्रैक्टिस को इंश्योर करेंगे।
फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस लाइक अवॉइडिंग स्पैमिंग। अब कुछ चीज़ें हमें जिसको हम कहते हैं लीगली या एथिकली भी ज़रूरी है। अभी तक हमने स्टेप समझा, अब ये समझते हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में स्पैमिंग जो है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, यानी कि आप स्पैम कर रहे हैं, लगातार इतनी सारी मेल भेज रहे हैं कि इंसान जो है उससे थक जाए। सेगमेंटिंग लिस्ट प्रोवाइडिंग प्रोविजन टू अनसब्सक्राइब कैन यील्ड अ सक्सेसफुल कैंपेन। तो अगर आपने स्पैमिंग अवॉइड कर दी, वन, दूसरा आपने अपने लिस्ट को अलग रखा कि ये मेरे ग्राहक हैं जो मेरे हैं, ये पोटेंशियल ग्राहक हैं, या फिर इन ग्राहकों से मुझे और लीड मिल सकती है, उनकी आपने कैटेगरी बना ली, ये आपको फ़ायदा देगा। तीसरा, आपने अपने जो मेलर्स जिनको आप भेज रहे हैं उनको ये ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो इस मेल से अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि आपको आगे मेल्स नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग हैं वो इन सब अच्छी प्रैक्टिसेस से अच्छा महसूस करते हैं, जिसकी वजह से आपका कैंपेन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने 10 बार ही आपकी मेल पढ़ ली, अब 11वीं बार मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरे लायक कुछ है या मेरी ज़रूरत का कुछ है, और मुझे अपने इनबॉक्स में और मेल नहीं चाहिए, तो हमने स्पैमिंग को रोकने के लिए अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन भी अपने मेलिंग लिस्ट के लोगों को दे दिया। तो जब हम अच्छी प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो हम लोगों को जो है अच्छे लगते हैं, और एक जिसको हम कहते हैं ना एथिकली, लोग हमें जानना और समझना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उनको ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रोडक्ट्स की तो वो अपने आप ही हमें याद रख कर आ जाते हैं। तो इतनी सारी जो हमने बातें समझी, उसमें कुछ बातों को मैं दोहराना ज़रूर चाहूँगी कि आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप बल्क मैसेज भेजेंगे। प्लेटफॉर्म आप वो चुनें जो आपके बजट के हिसाब से हो और आपके कैंपेन के हिसाब से हो। दूसरा, आपका कैंपेन का पर्पस क्या है, इसको हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका पर्पस सही होगा तो आपका कैंपेन भी उसी दिशा में चलेगा। अगर वो मार्केटिंग है, अगर वो सेल्स है, अगर वो अवेयरनेस है, तो उस हिसाब से आप अपने कैंपेन को बनाएंगे। फिर आप अपने ग्राहकों को इंगेज करने के लिए उस कैंपेन में क्या क्या बातें लिखेंगे, इसकी आपको जो है वो एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। इसके बाद उसकी डिज़ाइन ऐसी हो कि वो मोबाइल फ्रेंडली हो, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया मैक्सिमम लोग मोबाइल में देखेंगे, तो अगर उनको बहुत स्लाइड करके देखना पड़ेगा तो उनको मज़ा नहीं आएगा। यानी कि उनको एक स्क्रीन में सब कुछ आसानी से दिख जाए, उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी हो। फिर आप उसको टेस्ट करके देखिए कि वो किस तरीके से दिख रहा है। तो जब आप इतनी डिज़ाइनिंग कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, यानी कि अब आपका प्रोडक्ट जो है वो जो आपकी ईमेल है वो लॉन्चिंग के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है, तब आप उसको ऑटोमेशन पे सेट कर देंगे, क्योंकि ये आपकी समय की बचत करेगा। और इसके बाद धीरे धीरे आप अच्छी प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि आपकी ईमेल मार्केटिंग से आपको फ़ायदा मिले, लीड्स जनरेट हो और आपका बिजनेस जो है वो लगातार बढ़ता रहे। तो नटशेल में जो हमने बात आज सीखी कि ईमेल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, यानी कि जिसे हम कहते हैं कारगर तरीका है अपने ऑडियंस से, अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनसे जुड़ने का। और जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आपके व्यवसाय की वेबसाइट पर या आप तक, अगर आपने उसमें कॉल बटन रखा है, तो बहुत सारे लोग बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। और क्योंकि ये समय नहीं लेता है, बहुत कम समय में ईमेल लोगों के पास पहुंच जाती है, तो समय की बचत करता है, पैसों की बचत करता है, और रीच जो है आपकी कस्टमर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये जो तरीके हमने आज आपके साथ डिस्कस किए, इसको आप फॉलो करेंगे और जो आप कैंपेन लेकर आना चाहते हैं, जैसे अपने कस्टमर्स को इंगेज करना चाहते हैं, इनको फॉलो करेंगे, तो आपकी आपके कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगी, और साथ ही साथ आपका जो कन्वर्जन है, यानी कि वो सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि आपके ग्राहक बन जाएंगे,
उसकी भी रेट जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है और उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसका इस्तेमाल आप अपने व्यवसाय की मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे और उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मेरे साथ आज यहाँ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में वेस्ट रिसाइकलिंग का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिससे कोई भी व्यक्ति बहुत ही कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकता है। हम इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि आज कई माध्यमों से उत्पन्न होने वाला कचरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए कचरे से प्रकृति कितनी दूषित हो रही है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से कई कचरे रिसाइकल किए जा सकते हैं और एक आकर्षक व्यवसाय का रूप ले सकते हैं और मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इसी के साथ प्रकृति में बढ़ते हुए कचरे को भी कम भी किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपके लिए वेस्ट रिसाइकलिंग से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया से आपको रूबरू करवाएंगे जिससे आप एक अच्छा खासा मुनाफा और प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस खास प्रोग्राम की और सबसे पहले बात करते हैं वुड रिसाइकलिंग की। ये बेकार लकड़ी को प्रयोग करने योग्य उत्पादों में बदलने की एक प्रक्रिया है। डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग एक इसका मेजर मोटिवेशन है। रीयूजिंग एंड वुड को रिसाइकल करने से पेड़ों को काटने की आवश्यकता कम हो जाती है। वुड रिसाइकलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मध्यम पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप ज्यादातर बेकार लकड़ी या फिर वेस्ट वुड को स्थानीय स्क्रैप डीलरों से प्राप्त कर सकते हैं जो बेकार लकड़ी का सौदा करते हैं और उनसे ही कच्चा माल यानी लकड़ी खरीदते हैं। रिसाइकलिंग बिजनेस प्लान सबसे सफल बिजनेस आइडियाज में से एक है और आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडी जैसे विभिन्न लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को शुरू करना और अगर आप 18 से 22 टन पर डे कैपेसिटी के साथ इस प्लांट को शुरू करते हैं तो आपको 8000 से लेकर 12000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं लगभग 120 किलोवाट से 130 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। पूरे प्लांट में काम करने के लिए आपको 35 से 40 वर्कर्स की भी जरूरत होगी जो आपके प्लांट को आसानी से रन कर सकते हैं। रही बात प्रॉफिट की तो ये बिजनेस आसानी से आपको 35 से 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा कर दे सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की जो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट रेड विगलर, व्हाइट वॉर्म्स और अन्य अर्थ वॉर्म्स का उपयोग करके खाद बनाने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये ज्यादातर मिट्टी में रहते हैं, बायोमास पर भोजन करते हैं और इसे पचाने वाले रूप में उत्सर्जित करते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का जैविक उर्वरक है। ये केंचुओं की कई प्रजातियों का उपयोग करके जैविक कचरे को खाद बनाकर निकाला जाता है जिसका उपयोग गार्डनिंग एंड सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की इस विधि को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, पौधों की पैदावार बढ़ा सकता है और बीमारियों और कीटों को दबा सकता है। वर्मी कंपोस्ट का व्यावसायिक उत्पादन देश में बड़े पैमाने पर होता है और अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया और 1 से 2 वर्कर की रिक्वायरमेंट रहेगी। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की तो अगर आप 100 से 200 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ इस प्लांट को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको 4 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं इस बिजनेस से आप आसानी से 25 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की जो है प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक्स। प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उपयोग घरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। प्लास्टिक जो पहले कभी लोगों की समस्या का समाधान था, आज मानव जाति के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस मुश्किल का हल पूरी दुनिया ढूंढ रही है और इसका समाधान है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, यानी प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना। आज ईंट निर्माण के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग होता है। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग टाइल के रूप में भी जाना जाता है जिसका उपयोग घरों, सड़कों और आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने में रुचि रखते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 7000 से 9000 पीसेस पर डे कैपेसिटी के प्लांट के साथ शुरू करते हैं तो इस बिजनेस के लिए आपको 75 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही इस बिजनेस के लिए आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया के साथ पूरे मशीन्स को रन करने के लिए लगभग 50 से 55 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की आवश्यकता होगी। इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए और पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए 15 से 20 मैन पावर की भी जरूरत होगी। हमारा आज का आखिरी बिजनेस आइडिया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग।
ई वेस्ट एक अपशिष्ट है जो बिजली के कचरे या अवांछित इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को दर्शाता है, जो या तो त्याग दिए जाते हैं या अपने उपयोगी जीवन काल से अधिक काम करने की स्थिति में नहीं होते। मोबाइल फोन, टीवी, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन और प्रिंटर कुछ ऐसे ई वेस्ट हैं जिन्हें नियमित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस भारत में प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि लोग समय समय पर खुद को अपडेट करते रहते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और अगर आप इस बिजनेस को 7,000 से 9,000 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको 1 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इसके साथ ही एरिया के तौर पर आपको 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया, प्रोडक्शन एरिया, फाइनल गुड्स एरिया आदि शामिल है। वहीं आपको अपने प्लांट को रन करने के लिए लगभग 150 से 160 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं आपको 25 से 30 वर्कर्स यानी मैन पावर की भी जरूरत होगी इस बिजनेस में काम करने के लिए, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर और अन्य वर्कर्स आदि शामिल है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस इनोवेटिव बिजनेस आइडिया से आप 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम आपसे जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।